तो ठीक है भाई, आज का जो क्लास हम लोग का होगा ये कल वाले क्लासेस को मतलब कल वाले क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ था न्यूमेरिकल में, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। आज उसी के जो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट करेंगे एक तो, और दूसरा दो छोटे छोटे टॉपिक्स निपटाएंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है हम लोगों का, दो छोटे टॉपिक्स उसको पहले खत्म कर लो, ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए पहले हेडिंग लगा लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है। तो पहले पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज है नहीं, फैक्ट के हिसाब से सीधा सीधा याद किया करना इसको, तो जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलने का मतलब इसमें होता क्या है, किसी भी एक अप्लायंस को, ठीक है, कंटिन्यूअसली करंट का सप्लाई देने में जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक तो कहां है, अच्छा उसका मतलब टाइम नहीं हुआ है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक अप्लायंस को या किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को इलेक्ट्रॉन के सप्लाई का, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट के सप्लाई को मेंटेन करने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोले यहाँ पे, वर्क डन। और याद करो, मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी तुमको पोटेंशियल निकालना रहेगा तो हमेशा क्या निकालोगे उसमें से, वर्क डन निकालते थे। तो बस भाई यही वर्क, ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी फिर मिल जाएगा इसमें से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसी का मिल जाएगा, वर्क डन जो रहने वाला होगा। तो लिखो पहले इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलने का मतलब इसमें क्या आ जाएगा, डिफाइन करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा वर्क डन टू मेंटेन the supply of current to a conductor. टू अ कंडक्टर, इसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको अब देखो वर्कडन ही बोला है ना, इसमें वर्कडन ही बोला जा रहा है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, इसको ये हो जाएगा डेल यू। डेल यू बोलने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इक्वल्स टू, याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, डेल यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। वी इज इक्वल टू डेल यू बाई क्यू होता है, पोटेंशियल एनर्जी में देखे हुए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू बाई क्यू होता है, इस केस में डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा। q का मतलब क्या होगा, q इक्वल्स टू आई इंटू टी। अरे i इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। वो वैल्यू ला करके यहां पर रख दो भाई, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, q के जगह पे आई टी और यह v, तो v आई टी, यही हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई से इसको अभी रिप्रेजेंट कर, ठीक। ये वो वर्कडन है जो हम लोगों ने किया हुआ है, और इसी वर्कडन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, और यही जो एनर्जी हो जाएगा ये तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, वी आई टी। अब इसके और भी फॉर्मूले बनते हैं, इसके और भी और मॉडिफाई करके बना सकते हो। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, बस ये रिलेशन का यूज करके इसको और भी फॉर्मूले बना सकते हो। पहले वी को रिप्लेस कर दो आई आर से, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी के जगह पे आई आर जब लिखोगे तो दो आई हो जाएगा, तो ये आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब पहले हम लोगों ने यहाँ पे v को रिप्लेस किया, अब v को ना रिप्लेस करके i को रिप्लेस करो, तो i इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर। तो v बाई आर जब आएगा यहाँ पे, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू v के जगह पे, सॉरी i के जगह पे v आया,
तो v इंटू वी स्क्वायर, और t का t, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r। आया समझ में? तो टोटल 3 फॉर्मूले इसमें से बनेंगे। क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दिया हुआ है उस बेसिस के तीनों में से एक फॉर्मूला यूज करोगे। अगर तुमको क्वेश्चन में पोटेंशियल और करंट दिया हुआ तो पहले फॉर्मूले को यूज करोगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ तो सेकंड फॉर्मूले को यूज करोगे, और अगर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया हुआ तो थर्ड फॉर्मूले को यूज कर लेना भाई। फिर आया समझ में? इतना क्लियर? चलो तो इतने को नोट डाउन करो फटाफट, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। ये हुआ क्या ये? ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले देखो, एक ये फॉर्मूले को याद रखना, बाकी दोनों डिराइव कर लोगे फिर जिस हिसाब से तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, एक को याद रखे रहना। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इसमें से ये हो गया, बस डेरिवेशन फेरिवेशन सब खत्म, और कुछ बचा ही नहीं है। बोर्ड के, क्योंकि तुम लोग तो बहुत ज्यादा हैवी लेवल का जाओगे नहीं, बोर्ड के बेसिस पे तुम्हारा इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। कॉम्पिटिटिव्स वगैरह में इसका तुम्हारा करंट को वेरिएबल करके भी दे सकता है, तो जब करंट को वेरिएबल करके देगा तब के केस में इसको तुमको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट वगैरह दुनिया भर का करना होता है वहां पे। ठीक, तो वो सब जितने चोचले हैं वो सब हम लोग आगे के क्वेश्चन में देख लेंगे, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई वेरिएबल भी अगर कोई चीज हो जाता है यहाँ पे तो उसको सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक, देखो नेक्स्ट, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो इससे और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से, जिसमें से भी इससे आने वाले क्वेश्चन जो रहेंगे इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये हाउस होल्ड करंट को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, मतलब घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ये उसी को बताता है। तो इसमें से घर में आने वाले बिजली बिल को कैलकुलेट करके निकालो, ये पूछा जाता है। आ रहा समझ में कि उसमें इतना इतना पैसे का या फिर इतना रुपए का पर यूनिट का चार्ज होगा, और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि तुमको इसमें से इलेक्ट्रिक बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल महीने के एंड तक का काउंट करके बताओ, तो फिर उसको बताना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हारे दोनों यूजेस है, एक तो पावर का भी यूज होना चाहिए, और दूसरा मतलब पावर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है और एनर्जी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चलो भाई नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पावर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पी से। ठीक, तो इसके बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस बन सकते हैं। क्लियर है? एक तो हो जाएगा वर्क डन टू मेंटेन करंट इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ वर्क डन लिखो, उतना लेंदी ना लिख करके शॉर्ट में लिखो रेट ऑफ वर्क डन। पिछले वाले में सिर्फ वर्क डन लिखे हैं, समझे? और रेट और जुड़ता है तो इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है? रेट का बोलने का मतलब किससे कंपेयर करते हैं? टाइम से। ठीक है, रेट आ गया, वर्ड बोलने का मतलब उसको टाइम से कंपेयर किया जा रहा है, तब के केस में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन करंट इन अ सर्किट। मेंटेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखी, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, दूसरा इसी का और एक डेफिनेशन लिखना चाहो तो भी ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर हुआ? तो सेकंड इस पे क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग बोलेंगे पावर। अब पावर का फॉर्मूला जो है वो तुम्हारे उसी से आ जाएगा, ध्यान दो। पावर इज इक्वल टू क्या बोला जा रहा है? रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन भी हम लोगों ने पिछले में निकाला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये क्या आ जाएगा? वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। बोलने का मतलब वर्क डन का वैल्यू कितना आया था? वी आई टी, और डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वी आई। ठीक है, क्लियर? तो इसका जो यूनिट रहता है या तो वोल्ट एम्पियर ले लो, और जनरली अगर लोगे तो पावर का यूनिट होता है वॉट। क्या हो जाएगा? वॉट। वॉट जो है ये पावर का यूनिट हो जाएगा।
लिखो, फिर इसके कुछ फैक्ट्स बताएं। एक काम करो, पहले देख ही लो। एक चीज और हो जाएगा यहां से, रिलेशन बिटवीन ई एंड पी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। तो देखो हाँ, जैसे ये वाले रिलेशन को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई टी डिवाइड बाई टी, ये हो जाएगा। और वी आई टी किसका वैल्यू था, अरे यही था ना ई, क्लियर। तो यहां से ये क्या आ गया, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिलेशन ई बाई टी। तो यहां से अगर ई का वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाई टी, यही हो जाएगा। टी का यूनिट वॉट, टी का यूनिट सेकेंड्स। लेकिन यहां पे तो ये हो गया, यहां पे तो ये हो गया। तो जब हाउस होल्ड करंट की बात करते हैं, जब हम लोग अपने घर वाले अप्लायंसेस की बात करते हैं, तब के केस में ये जो ये जो पावर होता है, पावर थोड़े से लार्ज अमाउंट में होता है, जिसको कि हम लोग वॉट से तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो हम लोग पावर के लिए, मतलब हाउस होल्ड करंट के लिए जो हम लोग पावर का यूज करते हैं, इसमें पावर का यूनिट हम लोग किलो वॉट लेते हैं फॉर हाउस होल्ड। फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो यूनिट रहेगा ये किलो वॉट में रहेगा, ठीक है, किसमें रहेगा ये, किलो वॉट में, क्लियर। अब दूसरा फॉर हाउस होल्ड, और फॉर हाउस होल्ड में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालेंगे, तब के केस में पावर का यूनिट किलो वॉट लेना है। और टाइम हम लोग को बड़े इंटरवल में, क्योंकि भाई हमारे घर में तो पूरे 24 घंटे लाइट जल रहे हैं, तो सेकंड में थोड़ी नापोगे, सेकंड में नापोगे तो सोचो तो एक महीने का बिजली बिल कितना, कैसे कैलकुलेट करोगे, समझ में आया। तो हम लोग डेली बेसिस पे अगर जैसे कैलकुलेशन करना है, अब महीने के भी तो नहीं ले सकते ना, तो सबसे छोटा यूनिट इसके लिए हम लोग यूज करने वाले रहेंगे आवर्स का, ठीक है। जब हाउस होल्ड करंट की बात आती है, तब के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जो है ये क्या हो जाएगा, किलो वॉट आर। और इसी किलो वॉट आर को, इसी को 1 किलो वॉट आर, 1 किलो वॉट आर इज इक्वल होता है 1 यूनिट। कितना होता है ये, 1 यूनिट। तो घर में बोलते हैं ना कि इस महीने का 10 यूनिट, मतलब 200 यूनिट आया है, उस महीने का 150 यूनिट आया है। तो ये यूनिट कैसे, वो जो मीटर दिख रहा है ना तुमको वहां पे मीटर, वो मीटर में अभी तुम लोगों को डिजिटल फॉर्म में वहां पे नंबर्स दिख रहे होंगे, पहले एनालॉग मीटर आते थे। पहले का गाड़ी देखे हो क्या, अरे पुराने व्हीकल तो देखे हुए रहोगे, आजकल के व्हीकल का जो मीटर रहता है डिजिटल मीटर हो चुका है। पुराने जमाने में एनालॉग मीटर आता था जिसमें से कांटा घूमता था, और साथ ही साथ उसमें एक ओडोमीटर रहता था। ओडोमीटर देखे हुए हो पुराने जमाने का, नहीं, तुम लोग पता नहीं कौन से ब्रह्मांड के हो भाई। मैं हर 2 दिन में सोचता हूं कि तुम लोग इसी दुनिया के रहोगे, लेकिन हर 2 दिन बाद तुम लोग मेरे को एहसास दिला देते हो कि या तो तुम दूसरे दुनिया के हो या मैं दूसरे दुनिया से आया हूं। अब तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, या तो तुम्हारा हरकत ये एनवायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, या फिर मेरा हरकत भाई तुम्हारे हिसाब से मैच नहीं कर पा रहा है। तो पुराने जमाने का जो होता था व्हील, मतलब ओडोमीटर, उसको अगर खोल करके देखोगे तो अंदर में ऐसे व्हील्स लगे हुए रहते, गियर 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 टाइप के, तभी ना वो एक एक करके रोटेट करते हुए चलेंगे। तो पुराने जमाने का जो मीटर आता था घर में लगा हुआ, उसमें भी वैसे ही व्हील्स लगे हुए रहते थे। जो नंबर चेंज होता है ना, तो वो गोले के फॉर्म में होता है, समझे। तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई आता था तो वो घूमता था फिर एनालॉग टाइप से। अब जो आ रहे हैं ये डिजिटल मीटर आ चुके हैं, तो डिजिटल मीटर में भी तुमको वही नंबर देखने के लिए मिलेगा जो पुराने जमाने के एनालॉग मीटर में हुआ करता था। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है भाई, इसमें थोड़ा सा तुमको ज्यादा वैल्यू थोड़ा सा प्रिसाइजली देखने के लिए मिलने वाला होगा, ठीक है। तो उसमें जो नंबर लिखा हुआ रहेगा, अभी उसमें कितना 986 लिखा है क्या, दिख रहा है क्या वहां से, 87 पहुंच गया, हाँ। तो 987 जो लिखा हुआ है वो 987 किलोवाट आवर है, समझे। और 987 जो उसको पहुंचा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पे यूज किया है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया हुआ है, 987 किलोवाट आवर का, या उतने यूनिट का, समझे। उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो एक यूनिट का मतलब कितना हो जाता है, 1 किलोवाट आवर। आया इतना बात समझ में, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अगर इसको जूल में चेंज करोगे तो जूल में इसका वैल्यू होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर जूल।
दोनों यूनिट याद रखना। 3.6 वाले का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हो गया, चलो भाई ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग जो क्वेश्चन कल बना रहे थे वो यहां तक तो हो गया था, यहां से बनाने का था हम लोगों को। तो देखो, जब भी इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, सबसे पहले तो तुम लोगों को इसमें करना क्या है, टर्मिनल्स, टर्मिनल्स ढूंढने हैं। तो देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करने का तरीका तुम्हारा क्या होना चाहिए, पहले तो जितने टर्मिनल्स निकाल सकते हो निकाल लो, जितने निकाल सकते हो निकाल लो। ए को मान लेते हम लोग बी पोटेंशियल पे है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। ए को मान लो वी, इसको पोटेंशियल मेथड बोला जाता है, ये सॉल्व करने का तरीका इसको पोटेंशियल मेथड बोला जाता है। एक टर्मिनल है वी, ये टर्मिनल कितना हो जाएगा, 0। अब वो जो दोनों टर्मिनल्स हैं, ये जिनसे जिनसे जुड़े हुए हैं उनको अलॉट करते हुए चलो। ये टर्मिनल यहां आया तो इसका भी पोटेंशियल, बीच में कुछ जुड़ा थोड़ी है। जब तक वायर के बीच में कोई दूसरा अप्लायंस ना जोड़ा जाए, कोई रजिस्टर ना जोड़ा जाए, कोई लोड ना दिया जाए, तो तुम्हारा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर यहां बीच में अगर रेजिस्टेंस आ जाता तब उसका पोटेंशियल चेंज होता। भाई ध्यान दो, यहां का भी पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। घूम करके आओगे, यहां का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। ठीक है, तो यहां पे भी तो पोटेंशियल V ही रहेगा, रहेगा। इतना समझ में आ गया। अगला, अब जीरो पोटेंशियल को देखो, ये जीरो, जब आगे जाते जाएंगे तो ये पूरा पोटेंशियल कितना रहेगा, यहाँ पे 0। अब ये रजिस्टर को क्रॉस करने के बाद इधर कितना आया पोटेंशियल, V। तो इसका इधर का टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये 0। भाई ये 0 है तो यहाँ का भी वैल्यू कितना आएगा, 0। इतने में कोई डाउट है क्या, नहीं। अब बाकी बचे कुछ जो टर्मिनल्स हैं उनको कुछ भी लेबलिंग कर दो। कितना टर्मिनल बचा हुआ, एक, ये जंक्शन पॉइंट। अरे बाकी जितने जंक्शन बचते हैं उन सबको ले, ये तो किस ना, ये बी पोटेंशियल पे आ रहा ना, जीरो बीच में टंगा गया है ना। अगर वायर ये ए हो या फिर बी से डायरेक्ट इस पॉइंट पे आता, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इस टाइप से वायर खींच दिया रहता, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बन जाता, V। समझ में आया ये, ठीक। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन इतना हो गया, अब इस डायग्राम को तुमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो बनाओगे क्या, पहले तो एक टर्मिनल ये ले लिए, दूसरा टर्मिनल ये, इसको माने पोटेंशियल V और इसको माने पोटेंशियल 0। ठीक है, एक और टर्मिनल बचा हुआ है x बचा हुआ है, तो x भी ले लो कहीं पे। चलो यहां पे ले लिया हम लोगों ने x, क्लियर। अब देख लो, जितने ये है x ना, अब जितने भी रजिस्टर्स है वो किन्हीं ना किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में है। तो एक एक करके उठा करके, क्योंकि हमारे पास 3 टर्मिनल सब बन गए, अब तीनों टर्मिनल के बीच में सबको एक एक करके फंसाते चलो भाई। सबसे पहले में क्या आएगा, देखो ये वाला रजिस्टर को उठाओ, ये किसके किसके बीच में है, V और X के बीच में। तो ये हो जाएगा भाई V और X के बीच में, एक हो गया। इसके बाद ये किसके किसके बीच में, 6 ओम का, V और X के बीच में ही है, तो इसको भी V और X के बीच में ही बनाएंगे। तो ये हो गया V और X के बीच में। ठीक है, अभी पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, रफ बन जाएगा तो फिर उसको और बढ़िया बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। अब दूसरा देखो, ये किसके किसके बीच में है, X और 0 के बीच में, तो इसको टांगो अब X और 0 के बीच में। ये हो गया X और 0 के बीच में, कोई डाउट इसमें, नहीं। लास्ट, ये किसके किसके बीच में है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको लगा दो भाई V और 0 के बीच में। ये मतलब ये अभी कचरा दिख रहा है। अब इसको अगर अरेंज करोगे तो देखो कैसे अरेंज होगा। एक तो पॉइंट ये टर्मिनल बन गया B, ये टर्मिनल बन गया A, मतलब A और ये बन जाएगा B। ठीक है, अब ध्यान दो, ये दोनों किसमें हैं और इसके साथ में वो किसमें है। तो इन तीन, इसका स्ट्रक्चर पहले बनाओ क्योंकि इन्हीं टर्मिनल के बीच में रखना है। तो हो क्या जाएगा, ये
ये गया। अब इसके साथ में कनेक्टेड कौन है, एक और ये वाला रजिस्टर, तो इसके साथ में जोड़ दिए एक और ये रजिस्टर। इतने में कोई डाउट? और इन तीनों के साथ में ये क्या है, पैरेलल में, तो इन तीनों के साथ इसको पैरेलल ले लो भाई। ये किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? सबसे पहले पोटेंशियल तुमको लिखना है। V और 0 अपने से एज्यूम कर लिए, जो मेन टर्मिनल्स दोनों दिए हुए रहेंगे। उसके बाद जितने जंक्शन पॉइंट रहेंगे उनको भी अपना कोई सा भी वेरिएबल से डिनोट कर लो। समझ में आ गया ये? तो ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका। ये जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक क्या बोलना चाहिए, एक रूल यूज करना है, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ने वाले। हो गया? अब ठीक है, अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? एक तो ये टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, ये दोनों आ गए किसमें, सीरीज में। बचा ये इसका तो टर्मिनल, इसका पोटेंशियल कितना है, मान लो ये ए का V होता, ये V होता और ये 0 होता, तो इसका पोटेंशियल कितना होता V, और इस घर का पोटेंशियल कितना होता 0। ठीक है, तो देखो V और 0 के बीच में ये दोनों रजिस्टर सीरीज में आ गए, V और 0 के बीच में ये दोनों रजिस्टर सीरीज में आ गए, ये दोनों आए ना, मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो V और 0 के बीच में आया कि नहीं आया, आ गया। तीसरा, V और 0 के बीच में ये दोनों कॉम्बिनेशन भी रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर भी क्या आ जाएंगे, मतलब इधर आ गया V और उधर क्या आ जाएगा 0, और V और 0 में ही ये आ जाएगा, एक ये आ गया और एक ये चला गया। तो ये जो बीच में खड़ी लकीर आया हुआ है इसका तो कहीं पे रिलेशन नहीं आया, इसको क्या करना है तब के केस में इग्नोर। ठीक है, तो यहां से जब इसको इग्नोर कर दिया तो ये तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका और यूज नहीं है, समझे। तो बचा हुआ जो तुम्हारा सर्किट रहेगा, भाई पोटेंशियल मेथड बताया कि नहीं बताया अभी, तो देख लो कौन कौन से रजिस्टर जो है वो किन किन टर्मिनल्स के बीच में है। अरे आया समझ में ये, बस करते चलो। जैसे मान लो तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हुए हैं, तब इसको क्या लेंगे, ठीक है, तो इसको भाई दूसरा कुछ ले लो, जैसे इसको एक्स, ये तो डी लिए ही है, इसको एक्स टर्मिनल मान लो, फिर ये सेपरेट कर देगा दोनों को, समझे। तो इसको जब सिंप्लीफाइड वे में इसका बनाओगे तो ये आएगा तुम्हारा एक्चुअल सिंपल रजिस्टर। फिर नीचे में एक और, क्लियर। सभी रजिस्टर्स के वैल्यू स्मॉल आर दिया हुआ है, तो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इसको निकालना है भाई। इसका भी वैल्यू आर, इसका भी वैल्यू आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आर, ये आर और ये आर, ये आर, 2 2 4, मतलब 8 रजिस्टर्स। पहले 10 थे, 10 में से 2 नेग्लेक्ट हो गए। ध्यान दो, अगर ये बीच में नहीं रहता तो इसको इग्नोर नहीं करते थे, ये अगर बीच में नहीं रहता तो इसका पोटेंशियल कितना बन जाता, 0, समझे। बीच में जैसे अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ है तब केस में पूरा वायर में कितना होता है, जो भी पोटेंशियल रहेगा वो चेंज नहीं होगा, क्लियर। ये बना के बताओगे क्या? पहले इसका सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाओ, सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाओ। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले टर्मिनल को V ले लिए और उधर वाले टर्मिनल को हम लोगों ने 0 पोटेंशियल पे रख दिया, ये हो गया V पोटेंशियल, और ये आ जाएगा यहां से 0 पोटेंशियल, क्लियर। अब भाई देखो ना, तो यहाँ पे बीच में कहीं पर रजिस्टर तुमको दिखा क्या आंख में, तो पैदल जब नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V, यहाँ पे कहीं पे और बीच में कुछ दिखा है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा V। अब इधर वाले निकाल लो, ये है 0 तो ये भी कितना हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0। अब इसको क्यों देखोगे, तुम अपना ड्रॉ करो ना बाजू में, कोई सा भी रजिस्टर का ग्रुप जो है वो 0 और V पोटेंशियल के अलावा कहीं पे और गया है क्या,
तो ये तो और इजी हो गया, फिर बस दो ही टर्मिनल तुमको बनाने हैं, एक हो जाएगा ये टर्मिनल ए, एक हो जाएगा ये टर्मिनल बी। अब रजिस्टर्स उठाओ, जीरो और बी के बीच में कौन कौन से, देखो ध्यान से, वी और जीरो के बीच में पहले 2 ओम का आ गया, इसको टांगो ऊपर में, ये हो गया सेकंड। इसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन को देखो, ये भी किसके किसके बीच में आ रहा है, वी और जीरो के, लेकिन दोनों रजिस्टर्स आ रहे हैं साथ में, तो दोनों को साथ में लिखो, तो क्या आ जाएगा यहां से, ये 1 2, ये हो गया। इसके बाद ये भी तुम्हारा वी और जीरो के ही बीच में आ रहा है, लेकिन इसमें भी कितने रजिस्टर्स हैं, 2, तो इसका भी कॉम्बिनेशन बनाओ, एक आ गया ये 1 और ये 1 2, यहां तक समझ में आया। एक बचा हुआ है भाई नीचे वाला, ये भी किसके बीच में है, वी और जीरो के बीच में, तो टांग दो इसको वी और जीरो के बीच में, ये हो गया एक और, इस टाइप से बनाने थे। आधा पौना भी कौन कौन पहुंचा है, इसके आधा पौना तक भी कौन बनाया हो, पूरा, हाँ तो पूरा बना लिया तो हो तो गया। अब वैल्यूज रखने हैं सारे के सारे, क्योंकि सभी सभी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 ओम का दिया हुआ है, वैल्यूज रखना है और सॉल्व कर देना है। अरे छापो मत पैदलों, देख लो घर में जाकर के बनाना, खुद से ट्राई करना। हो गया क्या, आगे बढ़े भाई, मैं सोचा था आज आगे के भी क्वेश्चंस करवाएंगे, तुम लोग तो इसी में पंचर हो गए। ये मान लो v, ये हो जाएगा 0। अब एक काम करो, क्योंकि इसमें भी घूम करके जा रहे हैं तो बीच में कुछ नहीं है, इसमें भी घूम करके जाएंगे तो बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, तो एक काम करो, या तो इन दोनों टर्मिनल को v मान लो, मान सकते हो ना, अगर इधर वाले को लेंगे तो v मान लेंगे, या तो इन्हीं दोनों टर्मिनल को 0 मान लो भाई, क्योंकि बीच में तो और कोई है ही नहीं। मैं क्या बोला सुने, बीच में अगर रजिस्टर रहता तो इसका वैल्यू ना v ले पाते ना 0 ले पाते, क्लियर। तो ये अभी चेंज नहीं, मतलब वायर एक ही है तो पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, यहां का पोटेंशियल भी, तो इसको भी v मान लो और इसको भी क्या मान लो, v मान लो, ठीक है, क्लियर। और यहां पे चारों के चारों जंक्शन मतलब जुड़े हुए हैं, तो इसको अभी के लिए x मान लो भाई, क्लियर है। तो 1 2 3, 3 रजिस्टर किस में आ गए, v और x के बीच में, और एक रजिस्टर किस में आ गया, x और 0 के बीच में। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये कैसे बन करके आएगा, एक तो ये चला गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरे में आ जाएगा ये, और इनके साथ में एक जुड़ा हुआ है बेचारा अलग से, ए और ये बी। ये डायग्राम जो बनाए हुए हो, चलो एक काम करो, वेट वेट रुको, ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड अभी हो जाएगा, रुको, पहले इसको, पहले इसको सिंगल वायर मानो, ये वायर है एक सिंगल वायर, रजिस्टर यहां पे नहीं है, इसको भी एक सिंगल वायर लिया, ये भी रजिस्टर नहीं, बात समझे, अरे बात समझे, वो दोनों रजिस्टर को गोली मारो, अभी वो प्योर वायर है, प्योर कंडक्टर है, समझ में आया। चलो बीच में कोई लोड नहीं लिए, बनाओ जल्दी इसको, ये बन जाए तो फिर इसको बनाना, जल्दी करो भाई जल्दी करो। पहले तो पोटेंशियल मानो, आ गया, चलो देखो, तो इसमें इस वाले डायग्राम में पहले तीनों आ जाएंगे, पहले कैसे आएंगे, इसको हम लोगों ने भी देखो, इसको हम लोगों ने V मान लिया, इसको मान लिया 0। अब भाई ये V पोटेंशियल है, तो ये वायर भी तो पोटेंशियल V लेकर के जाएगा इसके पास, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V, अरे होगा। अब इसका पोटेंशियल कितना है, 0, ये वायर इसका पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये 0। अब आगे इतना समझ, बस अब छांटो भाई, यहां छांटो, V और 0 के बीच में कौन कौन, और कोई टर्मिनल आया है क्या, सारे के सारे V और 0 के बीच में कवर अप हो गया, बस, तो ये क्या आ जाएगा, एक टर्मिनल V एक टर्मिनल 0। ये रजिस्टर किसके किसके बीच में, V और, तो V और 0 के बीच में टांगो सीधा,
ये एक, ये रजिस्टर किसके किसके बीच में, V और 0 के बीच में, तो इसको भी टांगो B और 0 के बीच में, ये हो गया। और तीसरा रजिस्टर भी किसके किसके बीच में, V और 0 के बीच में, तो भाई V और 0 के बीच में ये भी आ जाएगा ये। तो तीनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। बनाओ इसको अब बुद्धि लगाना। अब भी यहां का पोटेंशियल V होगा तो वहां नहीं होगा, बीच में अब क्या आ चुका है, एक रजिस्टर आ चुका है। रजिस्टर क्रॉस करके सेम पोटेंशियल लिखने की कोशिश मत करना, रजिस्टर क्रॉस कर गए तो पोटेंशियल चेंज हो जाए, क्योंकि लोड है ना वो। चलो भाई चलो, आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा भाई। यहां पे देखो, पिछले वाले में 2 टर्मिनल, यहाँ पे टोटल टोटल कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है, ABCD चारों ही टर्मिनल, चारों ही पॉइंट्स। क्योंकि ऐसे समझो, ये इसका पोटेंशियल अभी मान लो A, इसका पोटेंशियल मान लो अभी, इसको मान लो V, ठीक, इसका पोटेंशियल मान लो 0। अब देख लो, यहाँ का पोटेंशियल ना V होगा ना 0 होगा, और यहाँ का भी पोटेंशियल ना ही V होगा और ना ही 0 होगा, तो इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, फिर भूल जाओ उसको जो भी है। तो जो भी होगा, तो इसके जगह पे हम लोग C और D पहले दिया हो, तो उसका मैं वेरिएबल अलग से एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चारों ही पॉइंट्स को A B C D मान लो, 4 अलग अलग पॉइंट्स हो गया। अब ये जितने भी रजिस्टर जुड़े हुए हैं, इन्हीं चारों में से किन्हीं 2 के बीच के कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पहले तो ये 4 पॉइंट्स को बना दो। तो जाहिर सी बात है भाई, जब 4 पॉइंट बनाओगे तो या तो ऐसे डायमंड शेप में बनाओगे, A और क्या बोलना चाहिए BCD, इस टाइप से डायमंड शेप में बनाओगे, या फिर स्क्वायर शेप में बनाओगे, या रेक्टेंगल, यही ना तुमको सुटेबल दिखता है। तो A और B को ऐसे लेने का मतलब ये था कि यहाँ पे एक टर्मिनल आ गया पहले वाले का, यहाँ पे दूसरा टर्मिनल आ गया दूसरे वाले का। क्लियर है। अब ध्यान दो किसके किसके बीच में कौन कौन से रजिस्टर जुड़े हुए हैं। ये रजिस्टर किसके किसके बीच में है, A और D के बीच में, तो A और D के बीच में टांगो, ये हो जाएगा A और D के बीच में। एक दूसरा रजिस्टर उठाओ, ये किसके किसके बीच में, A और C के बीच में, तो इसको A और C के बीच में बनाओ। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कैसे भी ले सकते हो, 4 ऐसे बनाए हुए ताकि डिजाइन थोड़ा सा देखने लायक बने। क्लियर। नेक्स्ट, ये किसके किसके बीच में है, C और D के बीच में, तो इसको CD के बीच में टांगो भाई, ये हो गया ये। और बाकी जो दोनों मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, इन्हीं दोनों के बीच में आया, ठीक है। कैसे दिखा, व्हीटस्टोन ब्रिज आया। अब के केस में बीच वाले को इग्नोर कर सकते हो। क्लियर क्लियर। टर्मिनल देखना भाई, पहले ही बता रहा हूं, अगर इसमें कोई छेड़खानी मारोगे या स्किप मारोगे, या कोई सा भी टर्मिनल का पोटेंशियल अगर भेजे से उतरा, हाँ तो फिर पंचर हो जाओगे एग्जाम में है कि किसको किसमें लिखें, ठीक है।